खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स जुड़ते हैं जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है, किस बड़ी खबर पर नजर रहने वाली है, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, चाहे वो क्राइम की खबर हो या फिर कोई और खबर, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर हम उनसे चर्चा भी करते हैं। साथ ही हर राज्य में मौजूद हालात कैसे हैं, वहां पर क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आपको लेकर चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। तो अलग अलग राज्यों की तमाम जो बड़ी खबरें हैं उन बड़ी खबरों से आज आपको रूबरू कराते हैं। और सबसे पहले आपको 4 रिपोर्टर्स जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और उससे पहले आपको बता दें कि आज क्या कुछ हैपनिंग होने वाली है। सबसे पहले राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई। शाम 5 बजे मतगणना भी होगी। तो राजस्थान से आज सबसे बड़ी खबर है। और किन किन जिलों से क्या क्या बड़ी खबरें हैं, किस राज्यों से, 4 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, पंकज उत्तर प्रदेश से, श्रीकांत प्रत्यूष बिहार से और राजस्थान से हमारे साथ अरविंद जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरविंद, मैं आप ही के पास आता हूं। 3 सीटों पर आज चुनाव राजस्थान में, क्या हलचल और क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में 3 जो राज्यसभा की सीटें हैं उस पर आज चुनाव है। 4 कैंडिडेट यहां पर है। भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत है, जबकि कांग्रेस पार्टी से केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री हैं वो यहां पर है, संगठन महासचिव, वो चुनावी मैदान में। साथ ही नीरज डांगी यहां पर है। और इस वक्त मैं खड़ा हूं राजस्थान की विधानसभा पर, और राजस्थान की विधानसभा में इस वक्त वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और वोटिंग शुरू होने के साथ ही जो पहली जो बस है कांग्रेस पार्टी की वो यहां पर आ चुकी है। पहली बस भारतीय जनता पार्टी की है, उसकी भी पहली बस यहां पर आ चुकी है। तो करीब 20 से एक जो कैंडिडेट विधायक है वो यहां पर राजस्थान विधानसभा में अभी तक आ चुके हैं। और ओंकार सिंह लखावत जो राज्यसभा के प्रत्याशी है वो यहां आ चुके हैं। राजेंद्र गहलोत यहां पर आ चुके हैं। तो इस तरह से राजस्थान में जो सियासी रन है राज्यसभा का वो यहां पर सज चुका है। और अब वोटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा में जो मुख्य सचेतक है, जो उप मुख्य सचेतक है, उपनेता, नेता प्रतिपक्ष, ये लोग सुबह ही यहां पर पहुंच चुके थे सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए, क्योंकि पोलिंग एजेंट्स यहां पर बनाए जाते हैं, उनके सामने जो वोट है वो दिखा करके डाला जाता है। तो ऐसी स्थिति में सुबह से ही यहां पर गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। और विधानसभा में इस वक्त जो विधायक है वो पहुंच चुके हैं और वोट डालने का जो सिलसिला है वो यहां पर शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में 200 विधानसभा की यह सीट है और यहां पर 3 राज्यसभा की जो सीटें हैं उनके लिए चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जो मिनिमम कोटा है वो 51 वोट का, यानी 51 वोट जिस कैंडिडेट के पक्ष में होंगे वो राज्यसभा में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के पास 107 अपने विधायक हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के जो डॉक्टर सुभाष गर्ग जो चिकित्सा राज्य मंत्री है वो यहां पर उनका समर्थन कांग्रेस को है, जबकि 13 जो अन्य जो विधायक है निर्दलीय, उनका समर्थन भी कांग्रेस पार्टी को। और इनमें से सबसे बड़ी बात कि 11 जो विधायक है वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से ही आती है, यानी कांग्रेस से निकल करके ही ये लोग विधायक बने हैं, कांग्रेस से बागी होकर के यहां पर विधायक बने हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी नजदीकी ये 11 विधायक माने जाते हैं। केवल 2 विधायक जो है, जिसमें ओम प्रकाश हुड्डा की बात की जाए, वो यहां पर नए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो कांग्रेस पार्टी है उनके पास करीब 124 से 125 विधायकों का समर्थन आज इस वक्त दिखाई दे रहा है। और 102 जो वोट है वो यहां पर चाहिए। ऐसी स्थिति में 62 वोट के 2 जो ग्रुप्स है वो यहां पर बनाए गए हैं। और ये दोनों ग्रुप अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट डालेंगे, जिसकी प्रायोरिटी में जो कैंडिडेट होगा उनको वो वोट डालेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के पास 72 भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, जबकि 3 जो आरएलपी के है उसके विधायक है। तो इस तरह से 75 का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी 51 वोट जो है, अपने पहले 51 वोट वो राजेंद्र गहलोत को यहां डलवाएंगी। तो उसके लिए 3 जो आरएलपी के विधायक है वो भी राजेंद्र गहलोत को वोट डालेंगे। इस तरह 54 वोट का जो पहला कोटा है वो राजेंद्र गहलोत को वोट डालेगा। और उसका कारण यह है कि यदि कोई वोट खारिज हो जाता है, कोई वोट निरस्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो अधिकृत कैंडिडेट है उसको जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर के जो 51 वोट से ज्यादा जो वोट है वो यहां पर डलाने की बात यहां पर की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में 54 वोट जो है वो राजेंद्र गहलोत के पक्ष में होंगे। इसके अलावा 21 जो वोट जो बचते हैं
वो यहाँ पर ओंकार सिंह लखावत को यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरह से कहा जा सकता है यदि कोई बड़ी कोई क्रॉस वोटिंग यहाँ पर नहीं होती है तो जो दो कैंडिडेट है कांग्रेस के वो यहाँ जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि राजेंद्र गहलोत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो यहाँ से सीधी जीत जो है वो हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि ओंकार सिंह लखावत जो है उनको करीब 21 से 22 वोट 20 से 22 वोट का जो कोटा है वो उन्हें यहाँ पर मिल सकता है। हालांकि क्या कुछ नतीजे होंगे वो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेंगे, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो स्थिति जो बता रही है उसके आधार पर 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एक जो सीट है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आज की सबसे बड़ी जो राजस्थान से खबर है। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यहाँ पे पहुंचेंगे और कांग्रेस पार्टी ने 6 अलग अलग बसों की व्यवस्था की है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए और विधानसभा में भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो, एक साथ ज्यादा विधायक नहीं हो, इसके लिए अलग अलग बसों में लेकर के विधायकों को आया जाएगा। साथ ही 4 बसों की जो व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है, वो भी अलग अलग टाइम पर वहां से रवाना होगी। और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे एक बस भी यहाँ पर आ रही है, ये वो बस है जिसने विधायकों को अंदर छोड़ा है और अब ये बस यहाँ से वापस जो खाली बस है वो यहाँ से गुजर रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बस गुजर रही है इसमें तमाम जो विधायक जो आए थे वो विधायकों को ये बस यहाँ पर विधानसभा में उनको छोड़ा है और अब जो उन्होंने कैंडिडेट्स को वोटिंग है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है उनकी वोटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी चीज यहाँ पर है और इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो यहाँ पर शुरू बिल्कुल ये प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है। अरविंद आप नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट के लिए लौटेंगे। राजस्थान में 3 सीटों के लिए फिलहाल जो चुनाव प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है, आगे भी आपको अपडेट हम देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बिहार का रुख कर लेते हैं। रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, बिहार से क्या बड़ी खबरें हैं? कोरोना का कहर तो है ही है, लेकिन चुनाव को लेकर भी हैपनिंग गहमा गहमी बहुत ज्यादा बिहार में तेज देखने को मिल रही है। आज की बड़ी खबरें देखिए, कोरोना का अपडेट देता हूं। पहले कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है बिहार में। अब तक इतने लोगों की मौत एक साथ नहीं हुई थी। तो कुछ घंटे के अंतराल पर बिहार में गुरुवार को 6 कोरोना मरीजों की मौत से बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य महकमा के हाथ पांव फूल रहे हैं और लोगों में दहशत व्याप्त है। तो कोरोना का संक्रमण काफी तेज। सेकंड में आपको रोकना चाह रहा हूं, नरोत्तम मिश्रा कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं, फिर लौट रहा हूं आपके पास। तो चुनाव है और बड़े मतदाता है, इस तरह से एक दलित व्यक्ति का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। हारने के लिए क्यों लड़ाया जब मालूम था कि आपके पास वोट नहीं है तो नहीं लड़ाना था। लेकिन जो दावा कर रहे हैं चौंकाने वाले, ये मैं शाम तक की बात है ना, ये ऐसे ही उस समय भी कहते रहे थे। ऐसा नहीं कह वो रहे हैं चौंका आपके। नहीं, हम कोई चौंका, हम पर पर्याप्त वोट है, हम क्यों चौंकाएं? हमें चौंकाने की जरूरत है नहीं। बहुत स्पष्ट है, हम 2 सीटों पर ही मतदान कर रहे हैं, दोनों सीटें हम जीतेंगे। ये उनने जो किया है दलित का अपमान, ये बहुत चिंता की बात है। दिग्विजय सिंह जब जब सामने आते दलित विरोधी चेहरा ही लाते। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को शिवपाल सिंह सोलन को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, फिर बुआ जी को नहीं बनने दिया, जमुना देवी जी को, और अब फूल सिंह बरैया को नहीं बनने दे रहे। ये अच्छा नहीं है, ये कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा है। सर आपके नंबर जो भी आपके पास नंबर। नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा 2 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव जिसमें मध्य प्रदेश की भी सीटें जहां पर चुनाव है, लेकिन बहुत गहमा गहमी है राज्यसभा चुनाव को लेकर। लौटेंगे हम इस चुनाव की खबरों पर, लेकिन श्रीकांत प्रत्युष के पास एक बार फिर से बिहार चलते। श्रीकांत, आप अपडेट दे रहे थे कोरोना को लेकर। तो कोरोना का अपडेट यही है कि एक दिन में 6 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हो चुकी है। 7,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। तो बिहार सरकार की चिंता बढ़ी हुई है और आपको पता ही है कि बिहार में 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर आए हैं और अब वो अपने गांव घर जा चुके हैं। उनकी वजह से भी संक्रमण काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार अब तक जितना संक्रमित पाए गए हैं उसमें से ज़्यादातर प्रवासी मजदूर हैं। गया में कल 200 जन वितरण प्रणाली के डीलरों ने इस्तीफा दे दिया डीएम के सामने जाकर, और उन्होंने कहा कि हम इस कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच अनाज का वितरण नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं, जो बिहार के गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है कोरोना संक्रमण की वजह से, उनको सरकार दे रही है मुफ्त में अनाज, और वो अनाज बांटने की एजेंसी पीडीएस डीलर ही हैं और उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि गया में 5 पीडीएस डीलर संक्रमण के शिकार हो गए हैं, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर आए हैं
वो आ रहे हैं अनाज लेने के लिए और वो संक्रमित हैं, तो संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। दूसरी खबर ये है कि बिहार में 5 शहीदों के पार्थिव शरीर आ चुके हैं। कल 4 शहीदों का पार्थिव शरीर आया था, उसके एक दिन पहले एक शहीद का पार्थिव शरीर आया था। सबको राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार का काम चल रहा है। बिहटा में जो शहीद आए थे उनका दाह संस्कार हो गया है और अब जो 4 शहीदों का पार्थिव शरीर आया है उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर जाकर श्रद्धांजलि दी, कंधा दिया और अब उनको उनके गांव भेज दिया गया है। तो अब गाँव में मातम का माहौल है। वैशाली एक जवान की पार्थिव शरीर पहुंचा है, वहां पर भी मातम और गम का माहौल है और काफ़ी आक्रोश है लोगों में, क्योंकि बिहार ने अपने 5 सपूतों को खोया है और पूरे बिहार में भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। चीन के खिलाफ गोलबंदी शुरू हो गई है, चीन के खिलाफ हर जगह पर प्रदर्शन हो रहा है, चाहे शैक्षणिक संस्थान के छात्र हों, शिक्षक हों या फिर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेता, सभी चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान चलाने लगे हैं। हर जगह पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन हो रहा है और चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। अब बात कर लेते हैं चुनाव की। तो आपको पता ही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच रार मची हुई है। महागठबंधन में तो पता ही है आपको कि कांग्रेस पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम पार्टी, वीआईपी पार्टी और रालोसपा पार्टी, इन चारों पार्टियों के नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, उसी में फैसला होगा कि महागठबंधन को कौन लीड करेगा, महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार कौन होगा। तो सीटों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको लेकर महागठबंधन के घटक दल दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। हालांकि उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि वो नीतीश कुमार पर सीटों के लिए दबाव बनाने के तहत उनकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार में नीतीश कुमार का 15 साल में छवि बहुत अच्छा नहीं हुआ। 15 साल के कामकाज के बाद अब लोग उनसे उब गए हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। चिराग पासवान ने फर्स्ट बिहारी का अभियान चलाया था, उसमें कहना है उनका कि जो फीडबैक मिला था, लोगों में आक्रोश है नीतीश कुमार को लेकर, वो बदलाव चाहते हैं और इसी वजह से जो बिहार की समस्याएं हैं उसको लेकर वो उठा रहे हैं और इसको नीतीश विरोध अभियान बताया जा रहा है। उनका कहना है कि वो किसी सरकार के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ अभियान नहीं चला रहे हैं, बिहार के लोगों की बात कह रहे हैं, तो सरकार को लग रहा है कि उसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार आधी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, नीतीश कुमार आधी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आधी सीटों का मतलब हो गया 120 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और 120 सीटें बीजेपी के लिए छोड़ना चाहते हैं, जिसमें बीजेपी को अपने सहयोगी दलों को लेकर चलना है। पिछले चुनाव में 41 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ी थी और अगर आधी सीटों पर जेडीयू बीजेपी का बंटवारा होता है तो मानकर चलिए कि चिराग पासवान के खाते में 20 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी और चिराग पासवान इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनका काम है बीजेपी का खुलकर साथ देना। वो बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जिसको नेता मानेगी, जिसको मुख्यमंत्री मानेगी, उसके हर फैसले के साथ खड़े हैं और चिराग पासवान को पूरा भरोसा है कि बीजेपी उनके इंटरेस्ट को सर्व करेगी, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। तो चिराग पासवान को पूरा भरोसा है कि बीजेपी पिछले चुनाव में जो सीटें मिली थी एलजेपी को, उससे कम सीटें नहीं देगी, ये सुनिश्चित बीजेपी करेगी। तो बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं चिराग पासवान और इसके पीछे सीटों की संख्या ही सबसे बड़ा मसला है। तो बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और इस बीच तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के सर्वदलीय बैठक को लेकर निशाना साधा है। मनोज झा जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने निशाना साधा है। उनका आरोप है कि सर्वदलीय बैठक में उनके दल को नहीं आमंत्रित किया गया है। वैसे आपको बता दूं कि जो पीएम के साथ सर्वदलीय बैठक हो रही है उसमें केवल आरजेडी को ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। एमआईएम ओवैसी की जो पार्टी है उसको भी आमंत्रित नहीं किया गया है। और तेजस्वी ने सवाल भी इस पर उठा दिया कि किस आधार पर आपने न्योता दिया है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, दिखाएंगे वहां की बड़ी खबरें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 4 रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ अलग अलग राज्यों से बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने चीन से लोहा लेते हुए शहीद हुए गणेश कुंजाम को कंधा देकर विदा किया। छत्तीसगढ़ में आज
योजना रोका छेका को लेकर कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। मनमोहन नेता हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। मनमोहन, क्या कुछ बड़ी खबरें आज छत्तीसगढ़ से? देखिए, छत्तीसगढ़ में आज बड़ी खबरों में बता दूं कि फिलहाल तो कोरोना का कहर छत्तीसगढ़ में जारी है ही, और कोरोना का 86 पॉजिटिव देखा गया है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक जो आंकड़ा है वो 2000 के करीब पहुंच रहा है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है। और यहाँ पर जो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी यहाँ पर मुसीबत है, क्योंकि प्रतिदिन जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और यहाँ पर नए नए मरीज देखे जा रहे हैं। दूसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के सपूत हैं वो भारत और चीन बॉर्डर में शहीद हुए हैं, तो जिन्हें रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ ही वहां पर उन्होंने कंधा देकर उन्हें विदा किया और उन्हें पूरे वहां पर माहौल गमगीन माहौल छाए हुए है। एवं शहीद का यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह ग्राम भेजा गया। इसके साथ बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार बनने के पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक अभियान चलाया गया था कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। उन्होंने यहाँ पर एक स्लोगन दिया था, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। तो आज छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से वर्तमान में फसल लगाया जाना है एवं फसल खेती किसानी कार्य होने हैं, उसके पहले ही छत्तीसगढ़ में किस तरीके से पशुधन को सुरक्षित रखा जाए ताकि वो फसलों को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए आज पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ के गौठान में यहाँ पर रोका छेका अभियान का आगाज किया जाएगा। और यहाँ पर बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर जो गौठान समिति के द्वारा यहाँ पर रोका छेका अभियान के तहत एक बैठक की जाएगी। और बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि गांव में जिस तरीके से जो आवारा पशुधन घूमते हैं उसे किस तरीके से गौठान में रखा जाएगा, जिसके कारण जो पशुओं जो आवारा पशु घूमते रहते हैं इधर उधर, उन्हें किस तरीके से सहेजा जाए। तीसरी बात कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना के मामले बिल्कुल कोरोना का कहर भी प्रदेश में लगातार, मनमोहन सही कहा आपने, फैलता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। चिंता का विषय है सरकार को किस तरह से इस पर कंट्रोल करना है। उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलते हैं। पंकज हमारे संवाददाता लगातार लखनऊ से बने हुए। पंकज, क्या बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश से? देखिए, लॉकडाउन की वजह से कई सारे विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं नहीं हुई थी। अब AQTU जो उत्तर प्रदेश का टेक्निकल विश्वविद्यालय है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय, उसने एक शासन को प्रस्ताव बना करके भेजा है। करीब 2 लाख से ज्यादा छात्रों को पदोन्नति यानी अगले क्लास में पढ़ने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है कि उनका प्रमोशन किया जाए। अब इस पर शासन को निर्णय लेना है। हालांकि एक 9वीं क्लास तक पहले उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो चीजें थी उनको प्रमोशन दिया गया था। अब उच्च शिक्षा विभाग के साथ साथ जो प्रावधिक शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग के एक अंग है, वहां भी इस तरीके के प्रस्ताव शासन को आने लगे हैं, क्योंकि समय से परीक्षाएं नहीं हो पाई, पढ़ाई नहीं हो पाई। और अगला सत्र जो शुरू होने वाला है, अगर परीक्षाएं होंगी तो लेट होंगी। छात्रों ने पढ़ाई, चूंकि मार्च से ही विश्वविद्यालय सभी शैक्षिक संस्थान बंद है, तो ऐसे में प्रावधिक शिक्षा विश्वविद्यालय में निर्णय लिया है, शासन को प्रस्ताव भेजा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित जो मरीजों की संख्या है, अब तक के रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 630 कोरोना संक्रमित मरीज कल शाम तक उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में आए, जो सबसे ज्यादा है, जबकि 20 लोगों की मौत हुई। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात सभी नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में 1.5 लाख बेड उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया। और साथ ही नोडल अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान जो आशा बहू हैं, जो आशा वर्कर हैं या जो और रोजगार सेवक हैं, इन सबको भी ट्रेनिंग दे करके जागरूक करें कि कैसे कोरोना संक्रमण गांव में जो कम्युनिटी सेंटर फैलने की डर है उसको रोका जाए। इस संबंध में इन सभी को ट्रेनिंग देने के साथ साथ अब पुलिस अधिकारियों में भी कोरोना संक्रमण पहुंचने लगा, तो उनको भी ट्रेनिंग देने की बात की है। लखनऊ के जो DGP मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय है, सिग्नेचर बिल्डिंग के साथ साथ 112 की बिल्डिंग में भी कोरोना संक्रमण पहुंच गया है। ऐसे में पुलिस विभाग भी चिंतित है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह के साथ साथ पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि किस तरीके से इसको बचाव से रोका जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा
खासतौर पे लखनऊ में ही पुलिस जो है या फिर पीएससी के जवान या 112 के जो पुलिसकर्मी वो कोरोना संक्रमित है। तो इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उचित दिशा निर्देश दिए हैं। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री फिर से टीम 11 के साथ बैठक करने जा रहे हैं। वर्तमान 24 घंटे के हालात को लेकर के क्या स्थिति है, इन सब मुद्दों को लेकर के बिल्कुल ये एक बड़ी चुनौती भी है पंकज सरकार के सामने कि किस तरह से मामले जो बढ़ते जा रहे हैं उन पर अंकुश लगाना, उनको रोकना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज। अरविंद आपका भी बहुत शुक्रिया, मनमोहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, श्रीकांत प्रत्युष आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम खबरें हमारे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।